ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 में ये बोल रहा है इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर chosen as fundamental quantities, then the dimension formula of angular momentum in terms of v, a and f would be. Now if you are doing this unit and dimension chapter for the very first time and you are in class 11th, तुम्हें ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता होगा. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो लेट मी टेल यू दैट कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एम वी आर. ठीक है, अब एम वी आर है, इसका मतलब ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम वी की जगह पे एल टी माइनस वन एंड आर की जगह पे एल. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एम, ये इसको डालना यहाँ से, सो दिस इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. Okay, so ml square t minus 1, this is the dimension of angular momentum. And then they are saying then the dimension formula of angular momentum in terms of v, a and f. So velocity, area, velocity, acceleration और force के terms में मेरे को चाहिए. ठीक है, तो मैं assume कर लेता हूँ कि मेरा जो angular momentum है, let's denote it by some quantity q. मैं बोल देता हूँ कि q is k v to the power a to the power b एंड एफ टू द पावर सी. अब ये कैसे कर रहा हूँ ये सब मैंने पहले एक वीडियोज़ में बता रखा है. ओके, और मैं लिंक दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोज़ तो. ठीक है, सो क्यू इज इक्वल टू के वी टू द पावर ए टू द पावर बी, एफ टू द पावर सी. ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि वी के ए पावर से होगा, ए के बी पावर से होगा, एफ के सी पावर से होगा. सो मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे, के कोई कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो क्यू का डायमेंशन विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ वी टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई a to the power b and f to the power c. ठीक है, ओपन करते हैं. अब q का डायमेंशन क्या है, ये तुम्हारा q का डायमेंशन. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस वन इज इक्वल टू v क्या वेलोसिटी है. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज एल टी माइनस वन टू द पावर a. a इज एक्सेलरेशन, सो दिस इज गोइंग टू बी एल टी माइनस टू टू द पावर b. एफ क्या लिखूंगा मैं, एम एल टी माइनस टू टू द पावर सी. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सारे पावर्स को इक्वेट करके मेरे को ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है. देखते अपना क्या मिलता है. दैट मीन्स एम एल स्क्वायर टी माइनस वन कैन बी रिटन एज एम टू द पावर सी. देखो यहाँ से इसमें सारे एम के पावर अगर मैं कलेक्ट करूँ तो मेरे को एम टू द पावर सी मिलेगा. ठीक है, एंड एल टू द पावर क्या मिलेगा यार, एल टू द पावर यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल टू द पावर बी है और यहाँ पे एल टू द पावर सी है. सो दैट मीन्स एल टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी. वैसे ही मेरे को टी में क्या मिल जाएगा, टी यहाँ से माइनस ए, टी यहाँ से माइनस टू बी और यहाँ से माइनस टू सी. सो माइनस टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी. ओके, अब मेरे को क्या करना है, सारे जो करस्पॉन्डिंग मेरे को ए बी सी और एम एल टी के जो एक्सपोनेंट्स है उनको मेरे को इक्वेट करके वहाँ से उनकी वैल्यू निकाल देंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा यार, यहाँ पे m के पावर वन है और यहाँ पे m का पावर c है. दैट मीन्स c इज इक्वल टू व्हाट, वन. स्ट्रेट फॉरवर्ड c इज इक्वल टू वन एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू टू कमिंग फ्रॉम द एक्सपोनेंट्स ऑफ l. ठीक है, एंड माइनस a माइनस टू बी माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन. c इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी कितना हो जाएगा यार, ए प्लस बी हो जाएगा तुम्हारा वन. ठीक है, ए प्लस बी वन हो जाएगा और सी यहाँ पे फिर से मैंने वन पुट कर दिया. तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस टू बी माइनस ए माइनस टू बी को उस साइड में लेके जाता हूँ और माइनस वन को इधर लेके आता हूँ मैं. तो इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वन माइनस टू सी और सी तुम्हारा वन है, तो वन माइनस टू सी कितना हो जाएगा, वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन. So you have a plus b is equal to 1 and a plus 2b is equal to minus 1. So let it write here. A plus b is equal to 1 and a plus 2b is equal to minus 1. क्या करता हूँ मैं, सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, b is equal to इसको सब्ट्रैक्ट करते यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो b is equal to minus 2. b इज इक्वल टू माइनस टू. अगर b माइनस टू है तो a कितना होना चाहिए, a होना चाहिए 3. अगर b माइनस टू है तो किसी दोनों में से किसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे डाल दूंगा b
-2 डाल दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 3. सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1 इज माई आंसर. ठीक है, तो a किसके लिए था, a था तुम्हारा v के लिए. ठीक है, और b किसके लिए था, a के लिए, और c किसके लिए था, f के लिए. तो अगर मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू डालूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे q इज इक्वल टू k v टू द पावर a दैट इज 3, a टू द पावर b वो क्या है -2 एंड f टू द पावर c, c इज 1. सो f v क्यूब a टू द पावर -2 किसमें, इसमें. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, समझा होगा, ये सब कुछ नहीं था इसमें, बहुत ईजी प्रॉब्लम था. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस यूनिट एंड डायमेंशन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. इसमें दे रखा है कि इफ द टाइम पीरियड t ऑफ वाइब्रेशन of a liquid drop depends on surface tension S, radius R of the drop and density rho of the liquid, then the expression of T is. ठीक है, अब ये सब अपने को पता है, कहीं पे भी अपने को फॉर्मूला अगर नहीं पता होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाय द वे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का, टू फाइंड एन अननोन फॉर्मूला. तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को नहीं पता है तो मैं बोल दूंगा कि टाइम पीरियड है, अज्यूम कर लिया कि सम k कांस्टेंट है और सरफेस टेंशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, A पे. ठीक है, रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बी पे, एंड रो पे कैसे डिपेंड कर रहा है, सी पे. यही है ना तुम्हारे पास वेरिएबल्स. एक तुम्हारा सरफेस टेंशन है एस, सेकेंड वन इज रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड. नाउ अगेन यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली सरफेस टेंशन, सो लेट मी गिव यू अ हिंट ये कि सरफेस टेंशन बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ है. ठीक है, तो अगर मेरे को सरफेस टेंशन का डायमेंशन यहाँ से निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, फोर्स डिवाइड बाई लेंथ. अब फोर्स का डायमेंशन यहाँ सबको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, दैट इज m l t -2 डिवाइड बाई l. सो दिस सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से m t -2. ठीक है, अब मेरे को सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देने. टाइम पीरियड का डायमेंशन t हो जाएगा. ठीक है, t इज इक्वल टू, और मैं इसको प्रिसाइसली क्या लिख सकता हूँ, m0 l0 t. ठीक है, और यहाँ पे k का डायमेंशन कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन इज m t -2 टू द पावर a. r की जगह पे l, रेडियस है बेसिकली लेंथ, l टू द पावर b एंड रो टू द पावर c. अब रो का डायमेंशन यहाँ पे फिर से निकाल देता हूँ. ठीक है, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज l क्यूब. सो दिस इज गोइंग टू बी m l टू द पावर -3. शुड बी फाइन. सो दिस इज गोइंग टू बी m l -3 टू द पावर c. अब मेरे को यहाँ से सारे वैल्यूज निकाल लो. यहाँ से अगर मैं m को सारे एक्सपेरिमेंट्स में m के कलेक्ट करूँ राइट हैंड साइड में तो मेरे को मिलेगा m टू द पावर a यहाँ से और m टू द पावर c यहाँ से. दैट मीन्स, और यहाँ पे m टू द पावर 0 है, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज m0 l0 एंड t1. ओके, सो मैं राइट हैंड साइड से m के सारे पावर्स कलेक्ट करूँ तो मेरे को m टू द पावर a, यहाँ पे m टू द पावर c. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू राइट a प्लस c इज इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ m. ओके, सिमिलरली l की बात करूँ मैं तो l यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे l टू द पावर b मिलेगा और यहाँ पे l टू द पावर -3c मिलेगा. तो यहाँ से मेरे को मिलेगा b -3c इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो वहाँ पे l का भी कोई पावर नहीं है, t का पावर 1 है. दैट मीन्स यहाँ से मेरे को t का पावर क्या क्या मिलेगा, -2a एंड यहाँ पे कोई t नहीं है, यहाँ पे कोई t नहीं है, तो -2a इज इक्वल टू 1. अगर -2 इज इक्वल टू 1 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा -1/2. a मेरा -1/2 है, इसका मतलब c कितना होगा फर्स्ट इक्वेशन से, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 1/2. a -1/2 है, c 1/2 है, और यहाँ पे दिया हुआ b इज इक्वल टू 3c. b इज इक्वल टू 3c का मतलब b इज इक्वल टू 3 टाइम्स c, दैट इज गोइंग टू बी 3/2. ओके, तो मेरे को a का भी मिल गया वैल्यू, b का मिल गया, c का मिल गया. ठीक है, दैट मीन्स दिस होल थिंग t कैन बी रिटन एज k टाइम्स सम सरफेस टेंशन टू द पावर a, सरफेस टेंशन s टू द पावर a. a की वैल्यू कितनी, -1/2, तो उसको लिख दो यहाँ पे -1/2. r टू द पावर b कितना आया यार, b 3/2 है. ठीक है, एंड c रो टू द पावर c, ये कितना हो जाएगा 1/2. ठीक है, अब मैं ये फॉर्म जो मैं मैच कराऊंगा जिसका मतलब रो भी अंडर रूट में है मेरा, एस भी अंडर रूट में है, वो डिनोमिनेटर में, और r टू द पावर 3/2 है. सो आई बिलीव द आंसर इज ए. देख लो यहाँ से, ये तुम्हारा सीधे सीधे मैच कर रहा है, रो का पावर 1/2, r का पावर 3/2 एंड s का पावर -1/2. So this is how you solve unit and dimension problem.
I hope you learned something from this problem solving session, and I'll see you guys in the next chapter, that is vectors. Okay, and then after that we'll start kinematics. Okay, so see you in the next one. Thank you.